हेलो मेरे क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में। ये जो वीडियो है ये महातांडव वीडियो सीरीज का पार्ट 14 होने वाला है। इससे पहले हमने महातांडव सीरीज का 13 पार्ट अपलोड कर लिया है। आप लोगों को बता दें कि जो महातांडव वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है ये केवल और केवल आप लोगों को 450 नंबर लाने के लिए चलाया जा रहा है, यानी कि अच्छा मार्क्स लाने के लिए चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प हो सके। देखिए ये जो वीडियो है जेक बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का है, वीवीआई क्वेश्चन हम करने वाले हैं साइंस का। और साइंस में किस चैप्टर का? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। ये जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हमने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है और आप लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे भी इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं उपचार लिखें। देखिए ये जो क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और इसका कारण और उसका उपचार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को जेक बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन में भी, और तो और आप लोगों के मॉडल क्वेश्चन का जो एग्जाम होता है उसमें भी, प्री बोर्ड में भी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए मान के चलिए कोई एक आदमी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु है और एक यहाँ पे वस्तु है। तो ये हुआ निकट की वस्तु, ये हुआ दूर की वस्तु। तो एक जो व्यक्ति है वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। जिस दृष्टि दोष रहेगा उसका वस्तु साफ साफ दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब जहाँ का दिख रहा है वही का दृष्टि दोष हुआ। ठीक है, चलिए अब इसका कारण को समझते हैं। कारण, पहला कारण क्या है? तो नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। चलिए इसको पिक्चर से समझते हैं, क्या कह रहा है। देखिए ये है सामान्य नेत्र, ठीक है, जिसके यहाँ पर नेत्र लेंस है और यहाँ पर रहता है रेटिना। ठीक है, जब इसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो देखिए यहाँ पर ये जो नेत्र का लेंस है और ये जो रेटिना है, इसकी दोनों का जो बीच का दूरी है वो बढ़ जाता है। दोनों के बीच का दूरी बढ़ने से ये जो फोकस है वो रेटिना में न बनकर रेटिना और लेंस के बीच में ही बनने लगता है। ठीक है, इस तरह से इसका कारण है। तो उसके बाद इसका उपचार किया जाता है वो बाद में देखेंगे। चलिए दूसरा कारण हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा में है नेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये जो लेंस है यहाँ पे लगा हुआ, ये प्रकाश का किरण जब इस तरह से जाता है तो यहाँ पर कटना चाहिए। जब इसका फोकस दूरी घट जाता है तो यहाँ ना कट करके इसके पास ही कहीं कटने लगता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो फोकस दूरी ये रेटिना में सीधा कटने का था। ठीक है, आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं ये सीधा रेटिना में जाकर कटा है, लेकिन जब दोष पकड़ लेता है तो बीच में ही कहीं पर कटने लगता है। ठीक है, और हो जाता है आप लोगों को निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब चलिए इसका उपचार देखते हैं। तो देखिए उपचार भी लिखे, मतलब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उपचार क्या है इसका? तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर किसी को निकट दृष्टि दोष पकड़ लिया है तो आप लोगों को कौन सा लेंस से बना चश्मा लगाना होगा? तो अवतल। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक अवतल लेंस लगा दिया गया है इसका उपचार करने के लिए। जब यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया गया तो फिर से इसका जो फोकस है वो रेटिना पर बनने लगा और फिर से उसको दिखाई देने लगा। इस प्रकार से आप निकट दृष्टि दोष का सारा चीज़ जान लिए। इसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, कौन सा चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसका निकट दृष्टि दोष में कौन सा दूरी का वस्तु नहीं दिखाई देता है, बहुत सारा चीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं उपचार लिखें। देखिए जिस तरह से निकट था उस तरह से दूर है, लेकिन ये उल्टा है, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर मान के चलिए कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर निकट की वस्तु है, यहाँ पर दूर की वस्तु है। तो दूर दृष्टि दोष से मतलब दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का दिखने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब दृष्टि दोष अगर दूर का है तो दूर का ही वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब इसका कारण समझते हैं। कारण क्या कह रहा है। तो पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। देखिए उसका जस्ट उल्टा, वहाँ पर दूरी बढ़ जा रहा था और यहाँ पर दूरी घट जा रहा है।
दूसरा में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, उसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पर नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जा रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है। चलिए अब इसको पिक्चर से समझते हैं। देखिए ये है सामान्य नेत्र, ठीक है, जिसको कोई भी दोष नहीं है, तो इसका फोकस ठीक जगह पर कट रहा है, रेटिना पे, क्योंकि रेटिना यहाँ पे होता है। लेकिन जब इसको दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष पकड़ लिया, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर जिसका फोकस वो बाहर जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो लेंस है और ये जो रेटिना है यहाँ पर, उसका दूरी घटा नहीं है, अब बढ़ गया, यानी कि रेटिना यहाँ पर चल गया, ठीक है। तो इसका दूरी बढ़ गया रेटिना और लेंस का। अब देखिए इसका उपचार, देखिए उपचार को हम नीचे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले उपचार को देखेंगे, फिर उपचार को आपको समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए उपचार में हम लोग क्या लिखे हैं, तो उपचार है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं और ऊपर वाला में, निकट वाला में अवतल, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया गया है। जब यहाँ पर उत्तल लेंस लगाया गया तो ऊपर में देखिए बाहर कट रहा है, रेटिना के बाहर, तो रेटिना के बाहर ना कट कर अब सही जगह में कटने लगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं उपचार, किसका, तो दूरदृष्टि दोष, या इसी को दूरदृष्टि दोष को ही दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। इस प्रकार से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। चलिए सेकंड तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी गेस्ट पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, मोतियाबिंद क्या है, इसका कारण एवं उपचार बताएं। देखिए वैसे दृष्टि दोष का भी और भी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए मोतियाबिंद को समझते हैं। कह रहा है कुछ लोगों के नेत्र का लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसमें लेंस के ऊपर एक पतली परत जम जाती है, जिससे लोगों को दिखाई नहीं देने लगता है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, कभी कभी जो लोग या तो पुरुष या तो महिला, दोनों को हो सकता है, उनके जो नेत्र होता है, उनका जो आँख होता है, उसके ऊपर में एक छाली जैसा बैठ जाता है, एक परत बैठ जाता है, ठीक है। जिसके कारण नेत्र का जो लेंस है ऊपर वाला, उसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है, सफ़ेद, और धुंधला भी हो जाता है, पूरा छाली टाइप से बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। चलिए इसका कारण देखिए क्या है, इसका कारण है, इसका मुख्य कारण उम्र का बढ़ना है, यानी कि उम्र बढ़ने के कारण ही मोतियाबिंद होता है। बच्चा को जल्दी मोतियाबिंद होता नहीं है, ठीक है। चलिए इसका उपचार कैसे करेंगे, मतलब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसे ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन कर परत को हटा दिया जाता है। देखिए आँख के आगे साइड में जो परत बैठा होता है, इसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। इस प्रकार से मोतियाबिंद का इलाज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। क्या है, तो नेत्र समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए नेत्र है, इसका समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये है इसका रेटिना यहाँ पे, और इसका फोकस दूरी ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ तक इसका फोकस दूरी हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता के अनुसार स्वतः स्वतः होगा, ठीक है ना, घटती और बढ़ती रहती है, जिसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आप कभी अगर अंधेरे कमरे में हैं और अचानक अगर आप उजाला में आएंगे, तो आपका आँख क्या होगा, चौंधिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो नेत्र समंजन क्षमता के कारण ही होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो जो आपका आँख है वो ठीक हो जाएगा, वो भी नेत्र समंजन क्षमता के कारण होता है, ठीक है। आँख को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरह कभी कभी अगर आप कड़ा धूप में है और अगर आप अंधेरे कमरे में जाएंगे, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो आँख है, उसका जो पुतली है, गोल वाला भाग, उसका जो बीच वाला गोल वाला भाग, उसमें ज़्यादा प्रकाश जा रहा था, अब कम प्रकाश जाने लगा, ठीक है। तो उससे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इस जिससे अपना इसका पुतली का आकार थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र समंजन क्षमता, मतलब उसका फोकस दूरी जो होता है वो घटती भी रहता है और बढ़ते रहता है अपने आप, ठीक है। उसी को बोलते हैं नेत्र समंजन क्षमता। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। देखिए यहाँ पर दो दृष्टि दोष में अंतर लिखा है, निकट में भी और दूर में भी। फिलहाल तो ऊपर हम बताए थे। चलिए इसका आंसर को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दें लास्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, सीधा सीधे बोलिए कि गारंटी ही है। लास्ट का जो 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, उन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने का गारंटी हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिलहाल हम बाद में ही देखेंगे। अभी सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। देखिए सामान्य नेत्र मतलब सामान्य आँख, जैसे हम लोग का आँख, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई चश्मा नहीं पहना गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का आँख है, ठीक है, और मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र जो होता है, सामान्य आँख जो होता है, वो इससे 25 सेंटीमीटर से सामने रखा हुआ वस्तु को साफ साफ क्यों नहीं देख पाता है।
तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए आंसर क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस मतलब कि हम लोग का आंखों का लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। देखिए मान के चलिए ये वाला है आप लोग का आंख, ठीक है ना, ये है आप लोग का लेंस और यहाँ से है ये वाला फोकस, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये वाला इसका फोकस दूरी यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, फोकस दूरी है ये वाला, ठीक है। अब देखिए सामने किसी वस्तु को हम अगर इधर रख देंगे सामने, तो इसका फोकस दूरी भी सामने होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वस्तु को हम लोग को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है निश्चित सीमा तक ही घट सकता है, उससे ज़्यादा घट नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्या होता है फिर, कोई वस्तु नेत्र की अत्यधिक निकट है तो लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता। देखिए वक्रित होना मतलब कि लेंस जो है ऐसे है, ठीक है ना, तो लेंस का वक्रित होने का मतलब है और थोड़ा सा टेढ़ा होना, यानी थोड़ा सा गोल टाइप का होना, ठीक है ना। अगर लेंस गोल टाइप का होगा तो आसानी से फोकस दूरी सामने हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा वक्रित नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। अब देखिए फोकस दूरी सामने नहीं होता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर से जो सामने रखे वस्तु उसको साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसका अनुभव आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसका अनुभव करना है तो आप आंखों के सामने एक पेज ले जाइए और उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे उसको, ठीक है ना, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा पास हो जा रहा है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। क्या कह रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए आप लोग जब भी रात को उठते होंगे तो आप लोग को तारे टिमटिमाते नजर आता होगा। टिमटिमाने का मतलब है कभी कम लाइट देना, कभी अधिक लाइट देना। टिमटिमाने का मतलब ये नहीं है कभी कि बंद होना कभी चालू होना, कभी बंद होना चालू होना, नहीं। टिमटिमाने का मतलब है कभी कम लाइट कभी ज़्यादा लाइट, कभी कम लाइट कभी ज़्यादा लाइट, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। चलिए आंसर क्या कह रहा है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों इन परतों से होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है, जिससे आंखों में प्रकाश कभी कम तो कभी अधिक पहुंचता है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर है हम लोग का पृथ्वी, और मान के चलिए यहाँ पर एक तारा है, 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 ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इन तारों को देखते हैं जो कि बहुत संख्या में है, ठीक है। तो जब मान के चलिए इधर से तारा का ये वाला तारा है, ठीक है, तारा का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो जब तारा क्या होता है, तारा का प्रकाश हम लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है ना, तो पहुंचने से पहले उसको वायुमंडल का अलग अलग परत से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल का अलग अलग का परत जो है उसका घनत्व भी क्या चीज़, घनत्व यानी कि डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग घनत्व रहने के साथ साथ घनत्व हमेशा बदलते भी रहता है, क्योंकि हवा चलता है तो हवा चलने से परत का घनत्व बदल जाता है। तो जब घनत्व बदलता है, मान के चलिए तारा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश इस तरह से आया यहाँ, और जैसे ही इस परत में पहुंचा वायुमंडल के इस परत में, थोड़ा सा इधर आया, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा इधर आया, फिर थोड़ा सा इधर आया, फिर थोड़ा सा इधर आया, फिर थोड़ा सा इधर आया। इसलिए हम लोग को यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि तारा जो है टिमटिमा रहा है, कभी कम लाइट दे रहा है, कभी अधिक लाइट, कभी कम लाइट क्योंकि अधिक लाइट, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कभी इस परत में आता है तो स्पीड आता है, इस परत में कम स्पीड, इस परत में ज़्यादा स्पीड। साथ ही साथ कभी कोई परत में धुंध अगर है तो हमको कम नज़र आता है, कोई परत अगर साफ है तो साफ नज़र आता है। इसलिए जो है तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो तारे होते हैं वो तो टिमटिमाते ही हैं, लेकिन ग्रह जो होते हैं जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण वरुण, ये सब क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं नहीं तो अभी दिक्कत होगा, ये लीजिए इतना सा, ठीक है। चलिए आंसर क्या कह रहा है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, फैला हुआ। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि मान के चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सफ़ेद कहाँ पे पेज मिलेगा, वहीं पे, ठीक है ना, यहाँ पे। देखिए ये है हम लोगों का पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं, ग्रह तो बहुत सामने है तो सामने बनाना होगा। ये हम लोग का पृथ्वी है और यहाँ पर मान के चलिए कोई ग्रह है। तो देखिए ये जो ग्रह है, सबसे पहला बात तो इसका पास इसके अपने पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए भी ये नहीं टिमटिमाता है। साथ ही साथ देखिए ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है।
तो पृथ्वी से पास रहने से क्या होता है, हम लोग जब इस ग्रह को देखते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश का किरण हम लोग के आँख के पास पहुँच रहा है, वो बिना वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के पहुँच रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी सामने होने के कारण ये इधर-उधर नज़र नहीं आता है। ठीक है? तो देखिए इसका एक कारण ये भी है कि ये जो एक बड़ा सा बिंदु है, इसको अगर हम लोग बहुत छोटा 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 बिंदु का एक स्रोत मान लें, क्या मान लें, स्रोत, कि एक छोटा छोटा बिंदु का स्रोत है, ठीक है, एक बड़ा बिंदु बना है छोटा छोटा मिल करके। तो यहाँ पर जब ये पहुँचता है तो छोटा छोटा वाला बिंदु का प्रकाश जब हम लोग की आँख में पहुँचता है तो सारा मिलकर टिमटिमाने के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि निष्प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसलिए जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर तक। चलिए 9 का क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर का, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत करता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब सूर्य उगता है मतलब सूर्योदय, और जब सूर्य डूबता है मतलब सूर्यास्त, इन दोनों समयों में सूर्य के आसपास लाल रंग क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन परफेक्ट तरीके से लिखे हैं। आंसर क्या कहता है, कभी कभी परीक्षा में आंसर को तोड़ के पूछता है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत करता है या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब प्रतीत क्यों करता है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है, एक ही तरह से आंसर बनेगा, इसलिए दोनों को हम मिक्स करके बना दिए हैं। जिस तरह से आप लोग का सवाल परीक्षा में आए उस तरह से आप लोग लिखिएगा। चलिए क्या कह रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब प्रतीत होता है। इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से होकर गुजरती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँच पाता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब प्रतीत करता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जब हम लोग का सूर्य उदय होता है, मान के चलिए इसको सफ़ेद पेपर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ये रहा आप लोग का सफ़ेद पेपर। ठीक है, ये है हम लोगों का पृथ्वी, और ये यहाँ से मान के चलिए सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य उग रहा है। ठीक है ना, और अभी सूर्य यहाँ पर डूबे, उधर डुबाएंगे भी। ठीक है, ये सूर्य उदय हो रहा है। तो यहाँ जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य जब इस जगह में पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, यानी कि हम लोग आंखों के पास आने के लिए इसको वायुमंडल का अलग अलग परत से होकर गुजरना पड़ता है। तो वायुमंडल का अलग अलग परत में गुजरने के लिए, ठीक है ना, क्या करना होता है, इसको अलग अलग घनत्व का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग। इन सातों रंग में से लाल रंग ऐसा रंग है, ठीक है ना, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना, ठीक है ना, लाल रंग बिल्कुल फैलता ही नहीं है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो बहुत कम होता है। तरंगदैर्ध्य जिसका कम रहेगा वो फैलेगा, सॉरी, तरंगदैर्ध्य जिसका ज़्यादा रहेगा वो फैलेगा कम। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत क्या रहता है, ज़्यादा, ठीक है ना, जिस कारण ये फैलता बहुत कम है। ठीक है ना, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तो फैलेगा कम, तो लाल का तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है जिससे ये बहुत कम फैलता है। अब मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा रंग निकला है, 7 रंग, ठीक है ना, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारे रंग जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन लाल रंग जो होता है वो फैलता नहीं है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर सूर्य होता है और यहाँ पर पृथ्वी होता है, और ये सूर्य, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर होता है, आप लोग क्या इसको दूसरे रूप में बनाते हैं। यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी है और यहाँ पर इधर सूर्य है। तो जब इधर डूबने लगता है तो डूबने के समय भी, ठीक है, जब नीचे आने लगता है तो यहाँ लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देता है, तो दिन के समय जो है सूर्य ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने से सारा प्रकाश बहुत तेजी से आने लगता है पृथ्वी की ओर, जिस कारण लाल रंग का भी थोड़ा थोड़ा प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, इसलिए लाल रंग तभी नहीं दिखाई देने लगता है। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आपको फर्स्ट में बताया है। क्या क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश मतलब जब आकाश में कोई बादल ना हो तो उस समय नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश के जो रंग है उसका विभाजन होना। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक होता है। अ, नीला रंग फैल जाता है, जिससे कारण स्वच्छ आकाश रंग का रंग नीला हो जाता है। देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का अलग अलग रंगों में बंटना। ठीक है,
तो मान के चलिए इसको भी समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए, यह आप लोगों का पृथ्वी और यहाँ पर इसका आसमान है मान के चलिए, ठीक है। तो जब सूर्य से इधर का प्रकाश आता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो यहाँ पर आने के बाद सूर्य के प्रकाश में जो रंग होता है, 7 रंग, उसका विभाजन होता है, अलग अलग रंग में दिखाई देने लगता है, ठीक है। लेकिन जितना भी सारा जो रंग है वो सारा रंग अच्छे तरीके से फैलता नहीं है। लेकिन नीला जो रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन मतलब फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। अब जो ज़्यादा फैलेगा वही ज़्यादा दिखेगा, और जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है आसमान में, इसलिए आसमान का रंग हम लोगों को नीला नज़र आता है। चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखिए, अगर अभी आप यहाँ से देखिएगा आसमान को दिन के समय, तो आप लोगों को नीला नजर आएगा और रात के समय काला नजर आएगा। लेकिन अगर अंतरिक्ष में आप चले जाए, मतलब पृथ्वी से बहुत दूर उसके वायुमंडलीय क्षेत्र से बाहर चले जाए, तो आप लोगों को दिन हो या रात हर समय आप लोगों को अंतरिक्ष काला ही काला नजर आएगा। यही क्वेश्चन पूछा है, क्यों ऐसा होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है? अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है। देखिए, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही कोई सूक्ष्म कण है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रहा है उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश का रंग है उसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। सारा रंग एक जैसा ही हो जाता है, और जब सारा रंग एक साथ मिल जाता है तो काला रंग का निर्माण होता है, ठीक है, होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला, यहाँ पर कल नहीं काला होगा, ठीक है ना, काला प्रतीत होता है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर है आप लोगों का पृथ्वी, और अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे और देखेंगे इस इधर आसपास, तो आपको काला दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिससे सूर्य का प्रकाश या किसी प्रकाश का रंग का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और जब 7 रंग एक साथ मिल जाता है उसका विभाजन नहीं हो पाता है, तो हम लोगों को वो चीज़ काला नजर आता है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इस वीडियो का, इस बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या है? खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, व्याख्या करें। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में या तो फिर किसी भी रोड में, सड़क में, जो दूर में एक बोर्ड लगाया जाता है जो खतरे का निशान होता है, तो वो हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है। या जब डेंजर कहीं पे लिखा होता है तो भले उसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो लेकिन लिखा रहेगा लाल रंग से, ऐसा क्यों। तो चलिए इसका भी आंसर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखिए, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा, मतलब फैलेगा नहीं वो, जिससे इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे कोहरे एवं धुएं की स्थिति में भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसलिए खतरे के संकेत होगा, यहाँ पर क्या होगा? संकेत, ठीक है ना। खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मान के चलिए आप कुहासा का दिन है, ठंडा का दिन है, बरसात का दिन है, ठीक है ना। जब कुहासा आता है, कुहासा का मतलब है कोहरा, ठीक है, धूम कोहरा जब आता है तो लाइट नहीं दिखने लगता है, लेकिन लाल रंग जो होता है वो दिख जाता है, क्योंकि ये फैलता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए साथ ही साथ जब धुआं रहता है तो धुएं की स्थिति में भी दूसरा रंग दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाल रंग जो होता है उसको धुएं की स्थिति में भी अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सकता है, और इससे दुर्घटना से भी बचा जा सकता है, और दुर्घटना नहीं हो इसके लिए भी ये चीज़ किया जाता है, मतलब दुर्घटना से बचने के लिए ही। इसलिए खतरे का निशान के लिए हमेशा लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस चैप्टर का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का केवल और केवल 20 मिनट में आपको अच्छा से समझाए हैं, और एक तरह से ये वन शॉट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो वीडियो तो को पहले आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको दोस्त को भी अगर अच्छा नंबर लाना है, और लाना क्या है, लाना ही अच्छा है, तो आप वीडियो को जल्दी उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए।